काली बहन ने किया गोरी सौतन बहन का गृह प्रवेश। स्वरा, जी बाबा। अरे अपनी माँ को बुला। अरे मैं खुद ही आ गई। हाँ बोलिए। अरे भाग्यवान, अपना मुंह मीठा कर लो। मेरी कोयल के लिए मेरे पास एक रिश्ता आया है। हमारी स्वरा के लिए? हाँ, मैं उन लोगों को पहले से जानता हूँ। दोनों माँ बाप बड़े ही संस्कारी हैं, तो बेटा भी संस्कारी ही होगा। कल वो लोग हमारी स्वरा को देखने आ रहे हैं। एक तरफ स्वरा के घर में ये चल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ। माँ, आपने मेरे लिए ये कैसा काला कोयला ढूंढा है? अरे निखिल, सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ नहीं है। ये लड़की बहुत संस्कारी और अच्छी है। तू तो जानता है कि मैं कितनी बीमार रहती हूँ, और ऐसे में मुझे एक अच्छी बहू चाहिए जो मेरी सेवा करे, मुझे सम्मान दे। कोई सुंदर लड़की अगर मैं ले भी आऊँ तो क्या पता उसके भाव कब चढ़ जाए। हाँ, और इस चक्कर में आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करना मंजूर है? हे भगवान, ठीक है, मैं तेरी शादी किसी सुंदर और गोरी चिट्टी लड़की से करवा दूंगी, लेकिन अगर उस लड़की ने मुझे परेशान किया और मेरे साथ कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार तू होगा। अब फैसला तेरे हाथों में है कि तुझे सीरत की अच्छी लड़की चाहिए या फिर सूरत की। बोल। विशाखा ऐसा बोलकर चली गई। निखिल को ना चाहते हुए भी अपनी माँ की बात को मानना पड़ा। अगले दिन निखिल का पूरा परिवार स्वरा के घर पहुंच गया और स्वरा से निखिल के रिश्ते की बात भी पक्की हो गई और 1 महीने बाद शादी का समय भी तय हो गया। 1 महीने बाद स्वरा की शादी का समय भी देखते ही देखते आ गया। वाह दीदी, आप तो एकदम मिस सुवर्ण लग रही हो दुल्हन बनकर। और तू भी तो कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल दूध मलाई जैसी। मैं तो ऐसी ही हूँ दीदी, मुझे आपकी ना बहुत याद आएगी। मुझे भी, मेरी प्यारी बहना। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कुछ ही देर में स्वरा की शादी निखिल के साथ हो गई। सभी को लगता था कि निखिल एक बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन निखिल की नजरें अपनी साली पर टिकी हुई थी। जीजू, मुझे तो जूता चुराई में पूरे 10,000 रुपए ही चाहिए। तुम 10,000 क्या 10 लाख भी मांगो, मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा। मेरी ब्यूटी क्वीन, मेरा मतलब साली साहिबा। निखिल इसी तरह से बातों बातों में बानी को छेड़े जा रहा था। साली जी, देखने से तो आप अभी भी स्टूडेंट ही लगती हो। जी जीजू। अगर कभी कॉलेज में मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक बताना। ये लो, ये मेरा फोन नंबर है। निखिल ने बातों ही बातों में सभी से छिपकर बानी को अपना मोबाइल नंबर दे दिया। बानी अपने जीजू का ऐसा बर्ताव देखकर काफी कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन फिर उसने भी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और स्वरा विदा होकर अपने ससुराल आ गई। रात के समय। ये जीजू मुझे मैसेजेस क्यों कर रहे हैं? पता नहीं इन्हें मुझसे क्या चाहिए। मुझे इनसे बात नहीं करनी। बानी ने अपना फोन बंद कर दिया तो वहीं दूसरी ओर। ये बानी मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्या हुआ निखिल जी, आप ऐसे फोन को देखकर क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है। ऐसे बोलकर निखिल अपने सर तक चादर तान कर सो गया। उसे अपनी पत्नी में नहीं, अपनी साली में ज्यादा दिलचस्पी आ रही थी, क्योंकि स्वरा काली और बानी गोरी चिट्टी थी। अगले दिन। अरे जीजू, आप? हाँ, मैंने सोचा मेरी खूबसूरत साली कॉलेज से ऑटो वगैरह में बैठकर आएगी, तो मैं अपनी बाइक ले आया। अब आ जाओ। मैं आपके पीछे बैठूं? हाँ, मैं तो कब से इसका इंतजार कर रहा हूँ। मेरा मतलब, आ जाओ, मैं तुम्हारा जीजा ही तो हूँ। निखिल बानी को अपने साथ बाइक पर बैठाकर घर छोड़ने की बजाय एक रेस्टोरेंट में ले गया। जीजू। अरे आओ तो सही। पर अरे आ भी जाओ जान। जान? तुम जानती हो, मुझे हमेशा से ही तुम्हारी तरह एक सुंदर गोरी चिट्टी बीवी चाहिए थी, लेकिन मेरी माँ की खातिर मुझे तुम्हारी काली अंधेरे जैसी बहन से शादी करनी पड़ी। पर बानी, मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हारी बहन से नहीं, तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हें देखते ही तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन तुम मेरी दीदी के पति हो, मैं भला तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? एक आदमी की 2 बीवियां हो सकती हैं। प्लीज तुम मेरी बीवी बन जाओ, हम दोनों आज ही शादी कर लेंगे। नहीं जीजू, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, लेकिन शादी? कोई परेशानी नहीं है, जब तुम्हें सही लगे हम तब शादी कर लेंगे। ठीक है जीजू, या फिर कुछ और बोलूं? जो तुम्हारी मर्जी।
दोनों ऐसे ही बातें करने लगे। निखिल ने पूरी तरह से बानी को अपनी बातों में ले लिया था। अब से वो रोज एक दूसरे से ऐसे ही मिलते और एक दिन उन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और बानी अपनी ही बहन की सौतन बनकर उसके ससुराल पहुंच गई। बानी, बानी, देख क्या रही हो? आकर मेरी पत्नी का गृह प्रवेश करवाओ। ये तूने अच्छा नहीं किया बानी। अपनी ही बहन का घर तोड़ने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा। हाँ, नहीं सोचा। अब क्या ये नाटक ही करती रहेगी? चल जल्दी से मेरी पत्नी का गृह प्रवेश करवा। निखिल, माँ, अब आप कुछ मत बोलना। आपको अपना ख्याल रखने वाली बहू चाहिए थी ना, वो मैं ले आया, तो अब आप मुझसे कुछ मत कहना। कोई कुछ नहीं कहेगा। बानी, तूने मेरा घर तोड़ने से पहले तो एक बार भी नहीं सोचा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। तू शादी होकर घर में आई है तो मैं तेरी शादी की रस्म जरूर करूंगी। मैं करवाऊंगी तेरा गृह प्रवेश। स्वरा ने आंखों में ही अपने आंसुओं को रोके हुए अपनी बहन का गृह प्रवेश करवाया और फिर वो रोती हुई अपने कमरे में आ गई। What the hell? दीदी, आज से आप इस कमरे में नहीं रहोगी। आज से निखिल जी के साथ सिर्फ मैं रहूंगी। और वैसे भी आज तो हमारी शादी की पहली रात है, तो प्लीज आज की रात तो आप हमें डिस्टर्ब मत करना। हाँ काली कलोटी, तुम जाकर आंगन में सो जाओ। यहाँ अब से मेरे साथ मेरी पत्नी बानी रहा करेगी। जैसा तुम चाहो। स्वरा आंखों में आंसू लिए अपने ही कमरे से निकल आई। अपनी ही बहन को अपनी सौतन बना देखना आसान नहीं था, लेकिन स्वरा इन सब को झेल रही थी। उसने अपने पति से जिस प्यार की उम्मीद लगाई थी वो उसकी बहन को मिल रहा था। ऐसे ही अपनी बहन को अपनी सौतन बने देख देख कर अब स्वरा का 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन इस 1 महीने में बानी को भी निखिल के बर्ताव में कुछ अंतर लग रहा था। ये मैसेज किसके आ रहे हैं? जान, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये भला कौन है? बानी, लाओ मेरा मोबाइल। मोबाइल तो मैं दे दूंगी, लेकिन पहले ये बताइए कि ये कौन है? कोई नहीं, ये वो। क्या ये वो? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। आजकल तुम्हारे बर्ताव में भी बदलाव है। सच सच बताओ कि अब तुमने किसे फंसाया है? ओहो, तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अच्छा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। और कुछ? तुमसे भी ज्यादा सुंदर और दिमागदार। क्या? हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कि जो इंसान मुझसे प्यार की कस्में खाता था ये वही बोल रहा है। अरे तो तुम एक प्ले बॉय हो और मैं तो ये समझ नहीं पाई। लेकिन अब मैं और बेवकूफ नहीं बनूंगी। मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है और मैं अपनी दीदी को भी तुम्हारे पास से ले जाऊंगी। बानी ने स्वरा को भी पूरी बात बताई और दोनों बहनें अपने ससुराल को छोड़कर आ गईं। लेकिन निखिल को अब भी उसकी गलती का एहसास नहीं हो रहा था। वो अभी भी लड़कियों को फंसाने पर ही था। ऐसे ही चलते चलते दिन बीत गए और अचानक ही निखिल के अंदर ही अंदर पल रही बड़ी बीमारी कैंसर सभी के सामने आ गई। ऐसी हालत में अब कोई भी लड़की निखिल के पास भी नहीं आती थी और अब उसके घर में उसकी माँ और उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। मैं अभी भी बोल रही हूँ बेटा, बहू को ले आ। हाँ माँ, आज ही अपने ससुराल जाऊंगा और सभी से माफी मांगूंगा। निखिल गाड़ी में बैठकर अपने ससुराल चला गया, जहाँ पर उसने बानी से माफी मांगी। तुम जैसे मक्कार की बातों में अब मैं कभी नहीं आऊंगी, समझे? बानी को निखिल की हालत पर जरा सा भी तरस नहीं आया, लेकिन स्वरा उसकी परेशानी को महसूस कर रही थी और वो वापस अपने ससुराल जाने को राजी हो गई। कोई नहीं, भगवान भी एक मौका दे देते हैं, तो इसीलिए मैं भी आपको एक मौका और दे देती हूँ। तुम्हारा शुक्रिया स्वरा, तुम ही मेरी असली हमदर्द हो। मुझे माफ कर दो जो भी मैंने किया। निखिल ने रो रो कर स्वरा से माफी मांगी और स्वरा को वो वापस से अपने घर ले आया। बानी ने निखिल को डिवोर्स दे दिया और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई और दोनों ही बहनें खुशी खुशी रहने लगीं। घूंघट वाली भाभी के लंबे बाल। देखो, मेकअप मैं घर से करके आई हूँ। आज मेरे भाई की शादी है और मुझे मेरे बालों पर बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल चाहिए, तो मेरे बालों पर अच्छा हेयर स्टाइल बनाना और हाँ, थोड़ा ध्यान से बनाना। बहुत लंबे बाल हैं मेरे। कनिका ब्यूटी पार्लर में आकर बैठ तो जाती है, लेकिन वहां ब्यूटी पार्लर में मौजूद लड़कियां फ्रेशर होती हैं। उन्हें सही से काम आता ही नहीं था। अब क्या करें? अरे मैडम तो अभी तक आई नहीं है और इन कस्टमर की बुकिंग है। अब हमें ही इनका कुछ हेयर स्टाइल बनाना होगा। कोई बात नहीं, चलो हम हेयर स्टाइल बनाने की तैयारी करते हैं। वैसे इतना तो आता ही है हमें। शिल्पा और शालू दोनों ही मिलकर कनिका का हेयर स्टाइल बनाना शुरू करती हैं। एक तरफ शिल्पा कनिका का सिर वॉश करके उसके बालों को ड्रायर से सुखा रही होती है,
तो दूसरी तरफ शालू प्रेसिंग मशीन लगाकर छोड़ देती है। जैसे ही शालू सूखे हुए बालों में प्रेसिंग मशीन लगाती है, प्रेसिंग मशीन गर्म ज्यादा होने की वजह से सारे बाल जला देती है और जलने की वजह से धुआं निकलने लगता है। अरे ये क्या हो गया, इनके तो सारे के सारे बाल जल गए। अब हम लोग क्या करें? मुझे तो हेयर एक्सटेंशन भी नहीं आता, नहीं तो इनके बालों में हेयर एक्सटेंशन कर देती। अब हम लोग क्या करें? चलो बहुत हुआ, मुझे देखने दो मेरे बाल कैसे लग रहे हैं। कनिका जैसे ही शीशे में अपने लंबे घने बालों को देखने के लिए उठती है, वह अपने बालों को देखते ही हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने मेरे बालों का? अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है। मेरे कितने लंबे बाल थे, कहाँ गए मेरे इतने लंबे लंबे बाल? हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया। प्रेसिंग मशीन बहुत ज्यादा गर्म थी और आपके सारे बाल जल गए। क्या कहा तुमने? मेरे बाल जला दिए? हे भगवान, इतने प्रोफेशनल पार्लर में आने के बाद भी मेरे बालों के साथ ऐसा हो गया। कहाँ है तुम्हारी मैडम? बुलाओ अभी के अभी, अभी बुलाओ उसे यहाँ। कनिका उन दोनों को बहुत ज्यादा डांटती है और साथ ही पार्लर की मैडम को भी बुला लेती है। अब मैडम भी कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय माफी मांगने के, जिसके चलते कनिका बहुत ज्यादा मायूस होकर अपने जले कटे बालों को अपने भाई की शादी में ले पहुंचती है, जहां सभी औरतें उसे देखकर हंसने लगती हैं। अरे कनिको, ये क्या तुम्हारे बालों को क्या हो गया? लग रहा है किसी चूहे ने कुतर दिए हो तुम्हारे बाल। अरे इसके बाल छोड़ो, इसकी भाभी के बाल देखो, मंडप में बैठे हुए चारों तरफ उसके बाल ही बाल फैले हुए हैं। ओहो, आजकल की लड़कियों को भी ना ज्यादा फैशन की पड़ी रहती है। अब देखो, भाई की शादी के चलते अपने बालों का नुकसान करवा कर आ गई। अपने भाई की शादी में एंजॉय करने की जगह बेचारी कनिका रोते हुए वापस घर लौट जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ मालिनी अपने बेटे की शादी करके अपने घर अपने लंबे बाल वाली बहू को लेकर आती है। आओ बहू, घर में आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। मेरी निगाह तो तुम्हारे इन लंबे केशों के ऊपर से हट ही नहीं रही। बहुत सुंदर और लंबे बाल हैं तुम्हारे। तभी वहां पर कनिका आती है। हे भगवान कनिका, ये क्या करवा दिया तूने अपने बालों का? कहाँ चले गए तेरे लंबे लंबे बाल? कनिका रोते हुए अपनी माँ को सारी दास्तां सुनाती है। ओहो, मैंने तुझे कितनी बार कहा था, इन पार्लर वालर के चक्कर में मत पड़ना। करब करवा कर आ गई ना कांड अपने बालों का। अपनी भाभी के बालों को देखकर दूर से ही पता चल रहा है कि वह अपने बालों पर कुछ नहीं करवाती, बिल्कुल नेचुरल है। सही कहा माँ जी, मैंने आज तक अपने बालों पर कोई केमिकल नहीं लगाया। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ अपने बालों का। लेकिन नंद जी को तो देखो छोटे बालों में कैसी लग रही हैं। बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। खैर ये सब छोड़ बहू, अपना घूंघट तो ऊपर कर। नहीं माँ जी, मैं नई बहू हूँ और मुझे घूंघट करना बहुत पसंद है, और मेरी माँ ने भी कहा था कि ससुराल में घूंघट करके ही रहना है। ओहो, कितनी संस्कारी बहू है मेरी। ठीक है, तू अपने कमरे में आराम करने चली जा, कल तेरी पहली रसोई की रस्म होगी। बहुत ज्यादा तारीफ कर रही है ना माँ मेरी भाभी की, उनके लंबे बालों के चलते सब मेरे ऊपर हंस रहे हैं। लेकिन जब मेरे ही लंबे बाल नहीं हैं तो मेरी भाभी के क्यों होने चाहिए? उनके भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं रहने ही नहीं दूंगी। अब कनिका को अपनी भाभी सुरभि के लंबे बालों से चिढ़ मचने लगती है। इसी के चलते कनिका अगले दिन रसोई में अपनी भाभी को सभी के लिए खाना बनाते हुए देखती है। अच्छा, तो ये बात है, मेरी घूंघट वाली भाभी खाना बना रही हैं। इससे अच्छा मौका और क्या ही होगा। सुरभि की इतनी लंबी चोटी देखकर कनिका रसोई में पहुंच जाती है और मौका देखकर वह गैस के पास अपनी भाभी सुरभि की लंबी चोटी रखकर चली जाती है। अब तो मेरी तरह मेरी भाभी के भी बाल जल जाएंगे। अरे इनके घूंघट के चलते इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देने वाला। कनिका ऐसा सोच ही रही थी कि तभी सुरभि पीछे मुड़कर गैस के पास अपनी चोटी घूंघट के अंदर से ही देख लेती है, जिसके चलते वह अपने बालों में आग लगने से उन्हें बचा लेती है। हे भगवान, ये क्या, आज तो मेरे सारे बालों का नाश ही हो जाता। शुक्र है भगवान का जो मैंने ऐसा अनर्थ होने से पहले ही देख लिया। सुरभि ऐसा सोचकर सभी के लिए खाना परोसती है और खाने की टेबल पर लगा देती है। इस बार तो बच गई हूं, अगली बार नहीं बचोगी। जब मैं परकटी हूं तो मेरी भाभी भी परकटी ही होगी। कनिका को अपनी भाभी से इतनी ज्यादा चिढ़ मच गई थी कि वह किसी भी हालत में अपनी भाभी के बाल खराब करने पर तुली हुई थी।
इसी के चलते उसने एक दिन फेसबुक पर एक गोरिल्ला ग्लू देखा। अरे वाह, ये गोरिल्ला ग्लू तो बहुत ही बढ़िया है। एक बार जो बाल चिपक जाएंगे मेरी भाभी के, फिर तो कैंची से ही कटवाने पड़ेंगे। अब मैं इस गोरिल्ला ग्लू की मदद से अपनी भाभी के सारे बाल उड़ा दूंगी। फिर देखती हूँ कोई कैसे तारीफ करता है इनके लंबे बालों की। कनिका ऑनलाइन गोरिल्ला ग्लू मंगवा लेती है, जिसके बाद वह उस ग्लू को अपनी भाभी के शैम्पू की बोतल में डाल देती है। जैसे ही सुरभि नहाने के लिए जाती है, वहां वह शैम्पू की जगह गोरिल्ला ग्लू लगा लेती है और उसके सारे बाल चिपक जाते हैं। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मेरे तो सारे बाल ही चिपक गए। माँ जी कहाँ हो आप? जल्दी से यहाँ पर आओ। सुरभि बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, जिसके चलते सभी लोग फौरन उसके कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां सुरभि बाथरूम से कपड़े पहनकर बाहर आती है और अपने बालों को अपनी सास को दिखाते हुए कहती है, माँ जी देखो ना, ये मेरे बालों को क्या हो गया है। मैं तो शैम्पू कर रही थी लेकिन मेरे सारे बाल चिपक गए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, देखो तो सही कैसे तड़प रही है अपने लंबे बालों के चलते। मेरे बाल भी ऐसे ही लंबे थे। जब सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, भाभी का भी सब लोग मजाक उड़ाएंगे और मैं हंसूंगी। कनिका ऐसा अपने मन में सोच रही थी कि तभी मालिनी उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। अरे क्या दिक्कत है माँ आपको? आखिर मेरे मुंह पर चाटा क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हें सुरभि के कमरे से उसकी शैम्पू की बोतल ले जाते हुए देखा था। सच सच बताओ, तुमने क्या किया है शैम्पू की बोतल के साथ? ये सुनते ही कनिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता। रोते हुए वह सभी को सच बताने लगती है। हाँ माँ, तुमने सही कहा, ये सब मेरा ही किया धरा है, क्योंकि जब मेरे बाल जल गए थे तो सभी लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे, यहाँ तक कि भाभी भी। इन्हें अपने लंबे बालों पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, इसलिए मैंने उनके बालों को चिपका दिया। तुझे जरा भी अंदाजा है कि तूने क्या किया है? तेरी वजह से इस बेचारी के बाल भी चले जाएंगे और तेरे बालों का नुकसान होना इसकी गलती नहीं थी। रहने दीजिए माँ जी, शायद इसमें कनिका की कोई गलती नहीं है। आप तो जानती ही हो, जब अचानक से बालों को कुछ हो जाए तो सबको बहुत बुरा लगता है, और इस समय मैं समझ सकती हूँ कनिका को कितना बुरा लगा होगा, और उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, नादानी में हो गया होगा। अपनी तरफ से अपनी भाभी को बोलते हुए देख कनिका को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप मेरी तरफ ही ले रही हो? अरे तुम तो मेरी बहन जैसी हो, भला तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा मैं कैसे सोच सकती हूँ? जो हुआ वो सब नादानी में ही हुआ होगा। कोई बात नहीं, ये तो मेरे घर की खेती है, दोबारा से मेरे बाल उग जाएंगे। कनिका अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उनसे माफी मांगते हुए कहती है, भाभी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं आइंदा फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी, और ये आपके बाल फिर से ठीक हो सकते हैं। इसे ठीक करने का एक केमिकल भी आता है, जिसके बाद ये सारे बाल पहले की तरह हो जाएंगे। मैं वो केमिकल अभी ऑर्डर कर देती हूँ। कनिका केमिकल ऑर्डर कर देती है, जिसके बाद वह अपनी भाभी के बालों से केमिकल के द्वारा सभी ग्लू को हटा देती है, जिसके बाद सुरभि के बाल पहले की तरह हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरभि कनिका के बालों का अच्छे से ख्याल रखती है, जिसके चलते कनिका के बाल भी कमर तक लंबे हो जाते हैं। अब कनिका अपनी भाभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।